पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक ख़तरनाक दहशतगर्द हमला हुआ। तशद्दुद की या दहशतगर्दी की जो लहर है अब पाकिस्तान में टीटीपी ने दोबारा मुसल्लत कर दी, और इस पर यूँ लगता है कि पाकिस्तान के इदारे जिनकी पॉलिसियाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह के एक्सट्रीमिस्टों के हक में रही हैं। और इमरान खान ने तो अभी पिछले 1.5 बरस पहले ही कहा था, जब तालिबान ने कब्ज़ा किया था काबुल पे, उन्होंने कहा था कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। और रिसेंटली फिर इमरान खान ने कहा कि तालिबान के साथ बातचीत होनी चाहिए। मेरा मसला तालिबान नहीं है ज़ाती तौर पर, मेरा मसला पाकिस्तान की पॉलिसियाँ हैं। बल्कि तालिबान जैसे भी हैं वो अपने मामले में पैट्रियाटिक हैं, पश्तून आइडेंटिटी की बात करते हैं, जहाद उनका बिज़नेस है। लेकिन जो पाकिस्तान की रियासती पॉलिसियाँ हैं उनका तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या हैं और क्या नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल में थर्ड ओपिनियन के रूह रवां बैरिस्टर हामिद बशानी साहब के साथ बातचीत होगी। बशानी साहब खुश आमदेद आपका। और बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ ऑफ कोर्स, लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है और शायद बदकिस्मती से कहना पड़ेगा शायद आखिरी वाक़या भी नहीं है। मुसलसल हो रहे हैं और आगे भी होने के खौफनाक जो इम्कानात नज़र आते हैं। इस सारी सूरत हाल को आप पाकिस्तान के रीसेंट मंजरनामे में सर कैसे देखते हैं? देखें जी, रिसेंट मंजरनामे में तो ये बहुत ज़्यादा स्केरी है। चूँकि जो सिचुएशन चल रही है गवर्नमेंट वर्सेस जो इस बे इख्तलाफ है, बल्कि गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ही समझ लें, इस बे इख्तलाफ क्या है बस वो भी नाम की है। तो उसकी जो है मौजूदगी में ये कहना चाहिए कि ये एक ख़तरनाक जो है टर्न ले सकता है ये इस तरह की सिचुएशन। और जैसा कि हम तजर्बात से जानते हैं गुज़श्ता 20, 25, 30 साल के पाकिस्तान का ये जो दहशतगर्दी की बिजनेस इस हवाले से जो इसकी इंटरफेरेंस है ये उसका ज़ाहिर है आउटकम है। ये जब हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आप अगर अपनी बैकयार्ड में सांप पालते हैं तो आप ये मत समझें कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसने जो है ना वो बिल्कुल दरिया को कूजे में बंद कर दिया था। और उसने पाकिस्तान को ब्लंटली ये बताया था कि ये आपकी जो पॉलिसी है ये गलत है और इसको आप कंट्रोल करें। और मेरे ख्याल में इस बात को भी अब कई साल गुजर चुके हैं। और अगर पाकिस्तान में कोई सैन माइंड होता, कोई जो है वो चीज़ों के बारे में सोचने समझने की कुछ सलाहियत होती, तो इनको बहुत बड़ा एक टाइम स्पेन मिला है इस मसले को कंट्रोल करने का। लेकिन मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ उसमें ये नहीं कि ये कोई जो है वो सरप्राइज़ उनके लिए हो गया या अचानक ऐसे वाक़यात हो गए। ये चूँकि ज़ाहिर है उनके साथ बड़ा क्लोजली जो है वो वर्क कर रहे हैं मिलजुल के, ये जो लोग अब दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हुए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इनके साथ इनका प्रॉब्लम जो है वो लास्ट अक्टूबर या नवंबर में जब इनके दरमियान जो एक अरेंजमेंट थी, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक जो है वो साइलेंट किस्म की कंस्पिरेसी थी कि आप किसी भी मुल्क में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज में आ जाए तो उसमें आप किसी घर में बैठ के तो दूसरे घरों के ख़िलाफ़ या दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़, यानी अगर इस तरह की कंस्पिरेसीज़ में आते हैं कि आप जो नाउन किस्म के इंटरनेशनली वांटेड किस्म के और बदनाम ज़माना किस्म के जो है वो दहशतगर्द, उनको सिर्फ पनाह ही नहीं देते, उनको सिर्फ जो है वो एमनेस्टी नहीं देते, बल्कि उनको आप कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको हम पॉलिटिक्स में लाके तो इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की वजारतें देंगे। और ये थी पॉलिसी असल में जो बाकायदा तय हुई थी। मैं समझता हूँ कि ये बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसी मेकर्स ने बैठ के तय किया था कि इन लोगों के साथ, और ये आपने अखबारात में भी देखा होगा कि ये कोई खुफिया डील नहीं थी, बल्कि ये बाकायदा इस पर डिस्कशन हुई थी कि हम इन लोगों को जो है वो मेन स्ट्रीम में लाएंगे, जिस पे काफ़ी डिबेट भी हुआ था और जिसके नतीजे में अजीब व गरीब किस्म का एक क्लैरिकिज़म और अजीब व गरीब किस्म के क्लैरिक जो हैं उन्होंने लाखों के हिसाब से वोट भी ले लिए थे। जो आपको पता ही है कि 22 लाख के कितने वोट जो है तो वो क्या था, वो पॉलिसी जो है
पाकिस्तान ने अपनी प्रॉक्सीज को, जो पहले बैरून मुल्क दूसरे पड़ोसियों के खिलाफ यूज़ करता था, इनकी दिस केस मसलन भारत के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ, वो उसने पहली दफ़ा जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ यूज़ किया। ये जो एक सिचुएशन पाकिस्तान में एक वक्त बनी थी, जिस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपकी जो नून लीग है वो बाज़ हलकों में अपनी मुहिम तक चलाने से कासर हो गए थे इन लोगों की धमकियों की वजह से, और उनको बंदूक के जोर पे जो है वो दीवार से लगा के तो इलेक्शन से बाहर ये किया गया तकरीबन। तो उसमें जाहिर है कि ये पीछे एक पूरी पॉलिसी थी कि ये प्रॉक्सीज को जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाएगा, जिससे ये साबित होता है कि एक बहुत ही करीबी किस्म का नक्सस जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में और दहशतगर्दी की फोर्सेस के दरमियान जो हिस्टोरिकल मौजूद रहा है, उसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है। इसका एक सबूत तो ये हो गया कि इन लोगों को इस कदर छुट्टी दे दी गई कि पहले ये गुज़श्ता 2-3 सालों से एक्सटार्शन और जबरन जो है लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े, और यहाँ तक कि मिनिस्टर लेवल के लोगों से पैसे लेना, और ये सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। और मुख्तलिफ जगहों पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी आपने देखा है कि कहीं ऐसी वारदातें हुई जिनमें से कहीं रिपोर्ट हुई और कहीं को दबा दिया गया। तो ये क्या साबित करता है कि स्टेट जो है उसका और इनका जो नक्सस है वो कभी टूटा ही नहीं था। ये जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के आईवाश के लिए, FATF से निकलने के लिए और इस तरह की दूसरी मुश्किलात में जो वो घिर चुके थे उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक कामयाब किस्म की एक्टिंग की, और इन लोगों को इस कदर जो है वो स्पेस दे दी कि जिसके नतीजे में वो अब उनके काबू से भी बाहर हो गए हैं, और जाहिर है कि उसकी वजह उनकी वो डिमांड्स हैं जो वो कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो ये एक्सक्यूज़ किया है कि जनाब हमारा ख्याल है कि इन लोगों के पीछे जो है हमारे पड़ोसी मुल्क की एजेंसियां हैं, ये बात तो आप तब करें ना कि जब आप अपने आप को इन लोगों से 1 मिनट के लिए हमें डिटैच करके तारीख का वो एक लामा बता दें। एनी मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री व्हेन यू डिटैच यूर सेल्फ फ्राम दिस पीपल, आप तो उनके साथ जो है वो क्या कहते हैं हैंड टू हैंड रहे हैं गुज़श्ता 30 सालों में, और 1 सेकंड के लिए भी आपने उनको जो है ना तो अबेंडन किया, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना उनको आइसोलेट करने की कोशिश की। तो प्रॉक्सीज जो होती हैं, पीपल जो कि कत्ल करते हैं, खून खराबा करते हैं या जंग व जदल करते हैं फारमानी, तो उनको तो कोई भी खरीद सकता है। तो आपके पड़ोसी के अगर इस तरह करते हैं तो ज़ाहिर है ये भी तो उनका अपना एक बिलियंस का जो बजट है इस मकसद के लिए, वो खुद तो नहीं खा सकते ना, उन्होंने भी तो उनको किसी न किसी तरीके से यूज़ करना है। तो इसमें कसूर ये है कि आपने ऐसे मॉन्स्टर्स पैदा किए अपनी धरती पे, जिसके ज़रिए आपने अपने अवाम का खून खराबा भी करवाया, अपनी सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कराया, उसके बाद अपना एक ऐसा इंटरनेशनल इमेज जो है वो डेवलप कराया जिसकी वजह से दुनिया ने आपको आइसोलेट करके, बल्कि बहुत हवालों से लफ्ज़ में डिच इस्तेमाल करूँगा, आपको डिच किया। तो उसके बावजूद भी आप अब भी आके सच बोलने के लिए तैयार नहीं हैं कि भाई ये हमारे पैदा करदा प्रॉक्सीज हैं जिनको हमने इन मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, हम इस पे माफ़ी मांगते हैं और हम इनके ख़िलाफ़ पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे इनमें से 2-4 जो हैं जो इनकी पसंद के नहीं हैं या इनकी बात नहीं सुनते, उनको ये लटका देंगे या अरेस्ट कर देंगे, और बाकी जो है वो उसी तरह जो है वो घूमते रहेंगे। जी बशानी साहब, आपने कहा कि इस सारे ख़तरनाक हालात के मंजरनामे के बावजूद पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इन जिहादी नेक्सस से अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर रहे। अभी भी वो जो पुराना एक नरेटिव है गुड तालिबान बैड तालिबान के चक्कर में है, मगर तालिबान अब बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तालिबान अब अपने तौर पर एक एंटिटी हैं और फ्रैंकली दोहा में बैठ के उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल शनाख्त बना ली है, भले से दुनिया उनको अपेरेंटली माने या ना माने। और इन सब टेररिस्ट वाक़यात के पीछे तालिबान भी कोई क्लेम नहीं लेते, वो तो TTP वाले क्लेम लेते हैं, जिनके जो ताने बाने हैं
वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम आवाज़ें सुन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से, जैसे वो डायरेक्ट अगर पशिमानी की बात नहीं है तो इनडायरेक्ट पशिमानी की बात हो रही है। लेकिन क्या आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान में इतनी एबिलिटी है डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली कि वो इस तरह के अनासर को काबू पा सकें, या विल है एटलीस्ट? नहीं, देखें जी, एबिलिटी तो बिल्कुल है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की मिलिटरी है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं कि अगर वो सिंसियरली और ट्रूली जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहें, इनको अंडरमाइन करना चाहें, तो वो 3 से 6 महीने में इनको मुकम्मल तौर पे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या उनके पास विल है कि नहीं है, आर दे विलिंग एंड रेडी टू डू दैट। तो इसका जवाब जो है वो मनफी में है, चूंकि मैं आपको बताता हूं कि इसका ताल्लुक जो कोर पॉलिसी के साथ है, और कोर पॉलिसी से मुराद ये है कि इसका ताल्लुक ना सिर्फ आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में है, जहां वो इस तरह के दहशतगर्द जो आउटफिट्स हैं उनको वक्तन फ़क्तन पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनका सबसे बड़ा जो उसका वैल्यू उनके नज़दीक है वो ये है कि वो उनको बतौर प्रॉक्सी अपने पड़ोसी मुल्कों के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। और पड़ोसी मुल्कों के ख़िलाफ़ इस वक्त पाकिस्तान की जो ओपन किस्म का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो मज़े की बात यह है कि इस वक्त बायक वक्त जो है इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों के साथ चल रहा है। और जिस तरह की रिसेंटली जो है वो लेटेस्ट अफ़गानिस्तान के जो वुज़रा हैं और उनके जो किसी भी तरह के लीडर हैं सोसाइटी में, उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके दरमियान वो पहले वाली अंडरस्टैंडिंग जो है वो बरकरार नहीं रही है। इसलिए वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, चूँकि उनके जहन में अब भी ये बात बाकी है कि इन लोगों को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया के ख़िलाफ़ तो खैर ये एक उनका लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म का जो है वो तजर्बा है इनको इस्तेमाल करने का। और इंडिया में जो कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, ब्लड शेड हुआ लेट 80s में, अर्ली 90s में, अप टू 2000, और उसके बाद के जो वाक़यात होते रहे, उसमें मैन जो है वो फंडामेंटल रोल जो है इन लोगों ने प्ले किया। अब ये लोग जो हैं ये बुनियादी तौर पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एक कुव्वत है जो स्टेट के रिसोर्सेज पे, स्टेट के शेल्टर पे और स्टेट की अशीरबाद जिसको आप कहते हैं हिंदी में, उस पे जो है ये रन करते हैं। और उसमें जब तक ये आप इसको क्लियर नहीं करते पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो ये समझते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं, और दूसरा ये है कि हम किसी कीमत पर भी इनसे जो है वो इनको एलिमिनेट करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक आप इस पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाते जिसके आसार कहीं भी नज़र नहीं आते, तो उस वक्त तक जो है मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी किस्म की जो है वो तब्दीली आ सकती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये इनके साथ नेगोशिएट ज़रूर कर सकते हैं पर्दों के पीछे बैठ के, तो मुमकिन है उनको इस बात पे भी राज़ी कर लें कि आप जो है अपनी कार्रवाइयाँ कम कर दें या रोक दें। वो भी डिपेंड करता है कि कार्रवाई होती कहाँ पे है। क्या कार्रवाई में कोई एक जो है वो एथनिक या लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग ही मर रहे हैं, या उसकी वजह से पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है उसको भी कोई ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, ये डिपेंड करता है कार्रवाई कहाँ किस चीज़ पे हुई है। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये जो सारा सिस्टम है ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान जो है उसने जो सींग अड़ाए हुए हैं अपने पड़ोसियों के साथ और स्पेसिफिकली भारत के साथ, उनको वो जो है ख़त्म नहीं करता। उसकी वजह ये है कि एक तो पहले से जो है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द पूरा आपका स्टेट का जो अपराटस है, पूरा मैकेनिज्म है, घूमता ही इसी चीज़ के है कि जी भारत हमें किसी वक्त भी निगल सकता है। और ये है कि भारत के अंदर एक वेल डिफाइंड किस्म का डिज़ाइन है हमको एलिमिनेट करने का। ये दो चीज़ें हैं ना जो बेसिकली उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी देते हैं। तो उस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को बीट करने के लिए उनके मल्टीपल ज़ाहिर लेयर्स हैं, किसी एक चीज़ पे तो वो डिपेंड नहीं कर सकते। रहा सवाल फौज का,
तो जो 2-3 जंगें उन्होंने लड़के देखी और जिसका उनको बहुत ही बीटर किस्म का, तल्ख किस्म का एक्सपीरियंस हुआ, और उसमें आज आके 50 साल बाद भी वो इस बहस को दोबारा खोलते हैं कि 1971 में जो है वो हमारे कैदियों की तादाद 39,000 थी या 93,000 थी, यानी 3 को 9 के पीछे लगाएं या 9 को 3 के पीछे लगाएं। जो आपका टॉप मिलिट्री बास जो है वो अपनी अलविदा तकरीर में इस तरह के सवाल उठाता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नफसियाती तौर पे किस कदर कुचले हुए और किस कदर जो है वो सेंस ऑफ इनफीरियरिटी जो है उसके शिकार लोग हैं। लेकिन उससे जो तजर्बा उन्होंने सीखा वो ये सीखा कि भारत के साथ मिलिटरी टू मिलिटरी लड़ाई जो है ये हम अब नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने जो है आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो कनेक्टिविटी है उसकी पीक पे जो लड़ाई लड़ी थी वो 71 की थी। पूरा वेस्ट जो है वो पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेके तो बरतानिया तक, और बरतानिया से लेके इवन फ्रांस को देखें, इन सब ने अपने बहरी बेड़े जो हैं वो समुद्रों में डाल दिए थे कि हम जा रहे हैं जी खलीज बंगाल में पाकिस्तान को डिफेंस फराहम करने के लिए। इससे ज़्यादा हमायत का तो पाकिस्तान कहीं ख्वाब के अंदर भी इमेजिन नहीं कर सकता कि उसको कोई इस तरह की इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो मिल सकती है। एक तो ये ताकत के हवाले से या फौज के हवाले से जो इसको मिली थी 71 की जो वार इंडिया के खिलाफ, बल्कि उसके अलावा ये बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो हैं इन्होंने उनको पैसा और इस तरह की चीज़ें, चूँकि बुनियादी तौर पे उस वक्त तुर्की और ये सारे जो है सऊदी अरबिया तक ये सारे मुल्क जो है अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा थे और उनके इशारों पे काम करते थे। तो दैट वाज द पीक एंड टॉप ऑफ पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी है या कनेक्टिविटी है हर एतबार से। और फौजों में भी कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं था, क्योंकि उस वक्त इंडिया ने भी जो मसल्स इंडिया ने अब बनाए हैं या जिस तरीके से इंडिया अब जो है वो एक बड़ी कुव्वत के तौर पे उभरा है, ज़ाहिर है नहीं था। तो उसमें उन्होंने ये सबक सीखा कि हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते जहाँ पे आपके 93,000 जो हैं वो बिल्कुल एक ही गो में जो है वो सरेंडर कर जाएं। तो उसके बाद उनकी ये पॉलिसी है कि हमें जो है वो कोई 1000, 2000, 10,000, 20,000 नॉन स्टेट एक्टर जो है वो चाहिए जिसको हमने यूज़ करना है, ताकि हम जो है वो भारत को भी और अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो इवन अफ़गानिस्तान को भी और ईरान को भी जो है वो किसी न किसी तरीके से हम इस्तेमाल उनके ख़िलाफ़ कर सकें। और ये उसकी रिफ्लेक्शन है ये जो आपकी टीटीपी है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब तक जो है वो पाकिस्तान की एक्सटर्नल पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं होती और स्पेसिफिकली जब तक भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो रिकन्सिडर और रीअलाइन नहीं होती, उस वक्त तक ये सारे मसले जो हैं प्रॉक्सीज़ वो ख़त्म नहीं होंगी। और जब प्रॉक्सीज़ ख़त्म नहीं होंगी तो इस तरह के जो खूनी किस्म के वाक़यात हैं वो भी काबू नहीं किए जा सकते। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जिनका तस्करा आप नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर कर रहे हैं, वो अब पाकिस्तान की स्टेट के साथ खड़े नज़र नहीं आते। तालिबान 2 की जो रजीम है अफ़गानिस्तान में वो भी कोई पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, हक़ में तो दूर की बात है, मुखालफत में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मुसलसल बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि एक्शन किए गए अफ़गानिस्तान से रिसेंट हफ़्तों के दौरान पाकिस्तान की सरहद के तरफ। और यूँ जो प्रॉक्सी थी जिनको तैयार किया, जिनका ज़िक्र आप कर रहे हैं, ना तो उन्होंने कोई कश्मीर में किरदार अदा किया जिस तरह पाकिस्तान चाहता था, बल्कि वो अपना किरदार पाकिस्तान में ही अदा कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके कुछ रिवेंजेस हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जिन्होंने उनको बनाया, और जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, मगर उन एलिमेंट्स का अब ये कहना है कि पाकिस्तान की जो स्टेट मशीनरी है वो दहशतगर्द है और हम रिवेंज के तौर पर ये सब कुछ अटैक कर रहे हैं, जो एक अटैक अभी रिसेंटली भी पेशावर में हुआ। तो ये जो अब इस तरह का रिएक्शन जो पहले नहीं आया, यानी वो इनको गद्दार या इनको दहशतगर्द कह रहे हैं जिन्होंने उनको बनाया था, ना सिर्फ वो कह रहे हैं बल्कि तालिबान के हाथों जो इफ़ेक्ट होने वाले पश्तून हैं वो भी पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी को दहशतगर्द करार देती है। तो ये मंजरनामा आप इसको कैसे एनालाइज करना चाहेंगे?
देखें जी, ये तो वो ग्रुप है ना जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की रिलेशनशिप के बाद जिनका एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ पाकिस्तान की स्टेट के साथ। और कॉन्फ्लिक्ट भी इसलिए पैदा हुआ कि उनके साथ जो वादे किए गए थे, जैसा कि मैंने कहा, और उनको जो रोजी किस्म की पिक्चर्स दिखाई गई थी, जाहिर है कि आपको मल्टीपल इंसेंटिव देने पड़ते हैं ना, पैसा भी देना पड़ता है, उसके साथ साथ कुछ और ऑफर्स भी होती हैं। तो जाहिर है कि उस पे पाकिस्तान पूरा उतर नहीं सका। और जिसकी एक मिसाल जो है, ये अक्टूबर नवंबर में जो इनके दरमियान अरेंजमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। उसकी वजह यही थी कि जो उनकी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो रही थी, और तवक्को ये थी कि हम आप लोगों को हवाले इक़्तिदार करेंगे, ख्वाह वो इलाकों की बुनियाद पे हो, डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पे हो, या पार्लियामेंट के अंदर हो, जिसके ज़रिए आप जो है वो इस्लाम नाफज करेंगे अपनी अपनी अमलदारी के अंदर। इस तरह के बहुत सारे उनको इंसेंटिव्स दे के तो उन्होंने जो है वो अपने साथ लगाया हुआ था। और ये बात आपकी 100% दुरुस्त है कि जाहिर है जब ये फॉल आउट हुआ, इनके दरमियान अरेंजमेंट जो है वो नहीं हुई, चल सकी, तो उन्होंने जो है वो दोबारा ऐलान करके जो है वो हथियार उठाए, जिसके जवाब में इन्होंने जो है वो अपनी मर्जी के जो क्लैरिक्स थे उनसे फतवे भी जारी करा दिए कि ये अन इस्लामिक वार है, जिसका उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखें, इसके तीन किस्म के लोग थे। एक वो थे जिनको इन्होंने पहली फुर्सत में न्यूट्रलाइज कर दिया या मार दिया, और वो प्रॉक्सीज थी, नॉन स्टेट एक्टर, जिनके खिलाफ जो है ये समझते थे कि इनके साथ हमारी बात बन नहीं सकती आगे, लिहाजा इनको एलिमिनेट करो। और इनके नंबर्स जो हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाओ कि हम जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ बहुत बड़ी जंग में मसरूफ़ हैं। दूसरे वो लोग थे जिनको इन्होंने अपने साथ मिलाया, जिसको वो एक्सट्रीम को मेन स्ट्रीम में ले आने वाली बात उन्होंने की, और उनको मुख्तलिफ जगहों पे लीडरशिप और इस तरह की जो है वो दी। और तीसरे ये लोग थे जिनके साथ अब जाके इनका ये तसादम हुआ। और मैं समझता हूँ कि इस तसादम का अफ़गानिस्तान के साथ भी एक बहुत बड़ा ताल्लुक बनता है जी। अफ़गानिस्तान के बारे में जो इनकी अप्रोच थी वो नेक नीयती पे मबनी नहीं थी। एक तो ये होता है ना कि आप कहें जी अफ़गान हमारे भाई हैं, नेक्स्ट डोर नेबर हैं, बेचारे बहुत बड़े मसाइब का शिकार हैं, तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि आप जो है वो इनको रिकग्नाइज कर दें या इनकी मदद करें। लेकिन आप अगर अफ़गानियों को एक टूल समझते हैं जिनको आप इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं, या अपनी जो इलाके में एक तरह की सुप्रेमेसी का आपका एक अजीबो गरीब पुरफरेब किस्म का इमेजिनरी किस्म का ख्वाब है, उसके किसी खाने में आप उनको फिट कर सकते हैं, या आप ये समझते हैं कि ये हमारा पांचवा सूबा है, या आप ये समझते हैं कि अगर ये आज़ाद ख़ुद मुख्तार हो गए तो हमारे जो पख्तून इलाके हैं, जो पश्तून स्पीकिंग और जो एथनिक ग्रुप्स हैं, वो भी ऐसा ना हो कि आज़ाद हो जाएं, वही सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो उसकी वजह से आपका जो है इनके साथ, अफ़गानियों के साथ एक तसादम की कैफियत चली, जिसका रिफ्लेक्शन जो है टीटीपी में भी नज़र आता है। इनके दरमियान जितने भी इख्तलाफात हों, एट द एंड ऑफ द डे इनका एक डिसिप्लिन अगर ना भी हो तो एक आइडियालॉजिकल जो है कनेक्टिविटी इन सब के दरमियान मौजूद है, ख्वाह उसका कोई नाम भी क्यों ना हो। और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि एजेंडा एक है, और एजेंडा ये है कि जहाँ कहीं भी सिविलाइजेशन जो है वो तरक्की कर रही है, जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी आ रही है, ओपननेस आ रही है, सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स का एहतराम किया जा रहा है, औरतों को आज़ादी दी जा रही है, या जहाँ पे तामीर और तरक्की और एक इंसानी सोसाइटी कायम करने की बात हो रही है, उसको अपोज करो, ये इनका मुश्तरका एजेंडा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसमें दो तीन फैक्टर हैं। एक तो रेवेंज है, दूसरा ये है कि वो अपने आप को जो है वो समझते हैं कि हम अपने एजेंडे पे काम करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका ये है, चूँकि पाकिस्तान को इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि अपनी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा डार्केस्ट और सबसे ज़्यादा वो जो कहते हैं ना डेलिकेट नाजुक दौर, जो जाली तौर पे कहते रहे, उससे गुजर रहा है। इकनॉमिक क्राइसिस जो है उसकी आप डेप्थ देखें कि अवाम जो है वो 36% पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आटे, चीनी और ज़िंदगी की बुनियादी जो ज़रूरियात स्टेपल हैं उसके लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, यू हैव नेवर सीन और विटनेस इवन मार्शल लॉ के दौर में भी कि इस तरह बंदूकें तान के
तो सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ कत्ल और कंस्पिरेसीज के इस तरह के भूंडे और ओछे किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाते हूँ बिल्कुल पूरी डिठाई से, विदाउट इवन बादरिंग टू एक्सप्लेन दैट मॉरली या एथिकली कि हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वो शक्ल होती है जिसका अगला स्टेज जो है वो सिविल वार होती है, जो मैं समझता हूँ कि इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। चूंकि सिविल वार में सारे एक्टर्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है, ये टीटीपी का इस तरह के हमले जो हैं ये इट सेल्फ एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान एक सिविल वार लाइक सिचुएशन जो है वो गुजर रहा है, उससे गुजर रहा है। तीसरी चीज़ आप देखें, पाकिस्तान डीपेस्ट मैस जो है वो उसका जो आपने आर्टिफिशियली अपने डॉलर को 80 से लेके जो है वो फ्रॉड और फ्रेब और दूसरों तरीकों से ऊपर किया हुआ था, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया हुआ था, वो अब आपको आईएमएफ जो है वो किसी तरह की स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। तो लगता ये है कि ये डॉलर जो है इवन अप टू 300 और 400 तक जो है वो डाउन जा सकता है। और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये दहशतगर्दी है। तो इन सारे माजूम पे आप ऐसी हुकूमतें लेके, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन लेके जिसमें पता ही नहीं कि हु इज़ रियली रूलिंग, कि पाकिस्तान में इस वक्त हुक्मरान कौन है, क्या आपको पता है? क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंटाइटल्ड है कोई इस तरह की डिसीजन मेकिंग का खारजा के इशू पे, इंडिया के साथ या अफगानिस्तान या ईरान के साथ किसी तरह की ऐसी रीअलाइनमेंट के बारे में कोई स्टेटमेंट दे के, तो विद इन 24 आवर्स ही हैज़ टू टेक इस स्टेटमेंट बैक या रेक्टिफाई उसको करना पड़ता है। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े गहरे क्राइसिस का शिकार है, और ये बैंकरप्सी और डिफ़ॉल्ट की बातें पीछे रह गई हैं। अब उनके लिए क्वेश्चन जो है सर्वाइवल का है, और उसमें भी बड़ा क्लियर किस्म का क्वेश्चन है मेरे नज़दीक कि सर्वाइवल जो है वो कंडीशनल है आपकी जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के साथ। आप इस तरह जो है दुनिया के हर मुल्क और हर काम को अपना दुश्मन डिक्लेयर करके नफ़रतों के बीज बो के और इस तरह की खून खराबे और कत्लो गारत गरी की माहौल पैदा करके तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ये नेचर का डिसीजन है। आखिर में मैं एक मुख्तलिफ नौइयत का नुक्ता नज़र आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ, जो इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ जुड़ा हुआ है। रिसेंटली स्वीडन और डेनमार्क में कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई। हम और आप किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बेहुरमती को पसंद नहीं करते, चाहे वो किसी भी मजहबी किताब के साथ हो, मगर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ कि वो तो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में स्वीडन के ख़िलाफ़, डेनमार्क के ख़िलाफ़ कि जी कुरान शरीफ की बेहुरमती हुई। हमने इसी पेशावर के बम ब्लास्ट में देखा कि कुरान शरीफ की उस सुइसाइड अटैक के बाद बेहुरमती वो उसी तरह उसके जो औराक हैं अफसोसनाक हद तक, नाउज़ुबिल्लाह हद तक, वो हमें झले हुए नज़र आते हैं। उस पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा कि भाई ये कौन सा इस्लाम है जिसकी इम्प्लीकेशन चाह रहे हैं सुइसाइड बॉम्बर, और इस पे क्यों एहतजाज नहीं हो रहा? देखें जी, कुरान शरीफ की तौहीन का तो आपने क्लियर कर दिया ना कि वो डेफिनेटली काबिल मजम्मत फेल है। कोई भी नोइंगली किसी भी तरीके से करे तो डेफिनेटली उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन हमने जो हिस्टोरिकली विटनेस किया है कि इस बात को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। पाकिस्तान में आपने देखा कि अक़लियतों को जो प्रोसिक्यूट किया गया, विक्टिमाइज़ किया गया, उसके पीछे सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो तौहीन कुरान का है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं वो दिन में कितनी दफ़ा किस किस तरीके से और किस किस मकाम पर इंतहाई जो है वो डिटाई के साथ ना सिर्फ कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हैं, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन की जो उनकी जो तालीमात हैं या उनका जो स्ट्रेस है जिन जिन पॉइंट्स पे पूरा दिन उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं। जो इन बुनियादी तौर पे असल तौहीन मैं समझता हूँ कि वो होती है कि जब आप किसी भी शख्सियत को अपनी लीडिंग रोल जो है उसमें अडाप्ट कर लें और उसके बाद उसकी सारी तालीमात जो हैं वो उसको करें। तो ये जो पाकिस्तान में एक कुरान शरीफ के नाम पे या नबी के नाम पे या इस्लाम के नाम पे मुनाफ़क़त का एक प्रोसेस चल रहा है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है कि वहाँ पे वो बम बेशक फेंकें और उस बम के नतीजे में जो है वो हज़ारों लाखों कुरान शरीफ शहीद हो जाएं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। तो कोई दूसरे मुल्क में कोई इस तरह की
कोई ग्रुप है या एक माइक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो कोई इस तरह की हरकत कर दे तो वो पूरे पूरे मुल्कों को जो है वो सर पे उठा लें। ये लेकिन देखें इसमें मुनाफिकत का जो पहलू है, इसका ताल्लुक फ्रांस के साथ जोड़ के आप देखें कि किस तरह जो है वो फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में एक तूफान खड़ा हो गया था। और बाद में जब ये बात हुई फाइनेंशियल क्राइसिस की और ये जो फ्लड्स वगैरह के हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे कशकोल फेरने की बात हुई, तो उस कशकोल में सबसे बड़ी रकम किसने डाली? तो ये अब स्वीडन, नॉर्वे, ये इस तरह के महज़ब मुल्क हैं, इन मुल्कों का जो है वो कतन कोई ताल्लुक नहीं है उनकी लीडरशिप का, या उनके जो रिलीजियस क्लैरिक्स हैं, या उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका किसी भी मज़हब के किसी किताब की तौहीन पे सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई इस जहालत की वजह से ये समझता है कि वो इस्लामाबाद में बैठ के या पेशावर में बैठ के तो स्वीडन और नॉर्वे को डिक्टेट करेगा कि ह्यूमन राइट्स किसको कहते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, या लंदन में किसी मस्जिद के सामने जो है एम्बेसी के सामने नमाजें पढ़ के और अजानें दे के या कोई भी इस तरह का काम करके आप ये समझते हैं कि आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ से उनकी जो वैल्यूज़ हैं और स्पेसिफिकली जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थाट है, उस पर आप पाबंदी लगवा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। कुरान शरीफ जो है वो बुनियादी तौर पे उम्मत मुसलमान और मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब है, ठीक है ना। ये कोई जो है वो पूरी दुनिया की मुकद्दस किताब नहीं कि आप उनको भी उसी डंडे से आंकने की कोशिश करें। हर मज़हब की, हर इलाके की अपनी कुछ किताबें होती हैं, जैसे भारत में गीता है, या आप किसी ग्रंथ है पंजाब में, या जहाँ कहीं भी आप चले जाएं, तो वो लोग अगर बंदूक उठा के मुझ पे तान दें कि तुम भी जो है इसको इसी तरह मुकद्दस तरीके से ट्रीट करो, तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो बुनियादी राइट्स हैं ये उन पे हमला है। ये किसी किताब के तकद्दस की बात नहीं रह जाती, ये उससे अगला एक स्टेज होता है जहां आप एक एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार करके तो दूसरी सोसाइटीज़ को बंदूक के जोर पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बशानी साहब आपके वक्त का। आपने जो इस वक्त की पाकिस्तान की सूरत हाल है उससे जो जुड़े हुए चैलेंजेस हैं उनको एनालाइज़ किया। बातचीत आपके साथ होती रहेगी। बहुत शुक्रगुजार हैं वक्त देने का। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हमीद बशानी साहब की। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है इस वक्त दहशत गर्दी की जद पर एक बार फिर है और पूरे का पूरा मुआशरा है, और पूरे का पूरा मुआशरा ना सिर्फ दहशत गर्दी की इंतहाओं की जद पर है बल्कि इकनॉमिक और पॉलिटिकल मसाइल की जद पर भी है। और ये वो तजिए हैं जो हम अपने टैग टीवी पर गाहे बगाहे आपके साथ करते रहते हैं। आज का थर्ड ओपिनियन मेरे साथ और बैरिस्टर बशानी साहब के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.